एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो को बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम आपको यह समझा सकें कि बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, बीपीएससी की जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, उसके पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करने हैं, जब तक उसके सिलेबस यानी उसके पाठ्यक्रम के बारे में आपको पता नहीं है, तो उस एग्जाम को आप आसानी से पार नहीं कर सकते, यानी उस एग्जाम को आप आसानी से पास नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस आपकी समस्याओं को पहले ही दूर करना चाहता हूं। यानी भविष्य में अगर पाठ्यक्रम से संबंधित आपके पास अगर कोई भी समस्याएं आती है, आप उसका निदान आज ही कर लें। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास एक पेन होना चाहिए और एक पेज होना चाहिए, क्योंकि जिसके माध्यम से आप पाठ्यक्रम को एक स्टेप बाय स्टेप अपने पेज में लिख लें। तो सबसे पहले हम इस अपने वीडियो के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसी कड़ी में हम जो सबसे पहले बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पे बात करेंगे। हम बीपीएससी के यानी बीपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा को देखें तो सबसे पहले इस एग्जाम में यानी इस एग्जाम के प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, यानी प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत भी देते हैं, यानी आप एमसीक्यू में किसी भी गोले को गलत भी भरते हैं, तो आपके गलत उत्तर का किसी भी सही प्रश्न से नहीं काटा जाएगा। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी चुनौती है आपकी ई ऑप्शन, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में यानी बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें आपका 5वां ऑप्शन होता है ई, और उसमें यह दिया गया होता है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहां बच्चे यानी एग्जाम में सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अब बच्चे को समझ नहीं आता कि इस यानी जो आपकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से 2 कौन सही है, क्योंकि बच्चे को जब ये पता रहता है कि एक कौन सही है तो बच्चे वहां आसानी से मार देते हैं। तो यहां समस्या आपको क्या रहती है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भविष्य में अगर ऐसी कोई भी समस्या आए तो इस समस्याओं को हम पहले ही निदान कर लेते हैं। और इसका निदान कैसे होगा? इसका निदान एक ही तरीके से हो सकता है कि हम इसके पाठ्यक्रम को अच्छे से समझें। अच्छे से समझने का तात्पर्य यह हुआ हम इसके हर विषय वस्तु को ठीक से समझेंगे, यानी आगामी हमारे सामने कोई भी चुनौती आएगी उस चुनौती को हम पहले ही हल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में हमें कौन कौन से विषयों को ठीक से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको इतिहास को पढ़ने, यानी इसमें इस प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास से प्रश्न आते हैं। इतिहास के 3 खंड से प्रश्न मुख्यतः आते हैं, यानी प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से और साथ में आपके आधुनिक भारत से। एक तो भारत का हुआ, साथ में आपको बिहार के इतिहास के बारे में भी पढ़ना है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यानी भूगोल को ही पढ़ने। भूगोल को कहने का तात्पर्य हुआ कि भारत का भूगोल साथ में बिहार का भूगोल। अगर आप इसके सिलेबस को और थोड़े ठीक से देखेंगे तो साथ में आपको भारत के अर्थव्यवस्था को भी पढ़ने और साथ में आपको बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने। अगर आप इसके सिलेबस को और ठीक से देखेंगे तो आपको भारत के राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ने, यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ने। साथ में आपको बिहार के पॉलिटी के बारे में पढ़ने। अगर आप थोड़े सिलेबस को और ठीक से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको भारत के समसामयिकी यानी भारत के करंट अफेयर्स को पढ़ने, साथ में आपको बिहार के समसामयिकी को भी पढ़ने, साथ में विश्व में कौन कौन सी गतिविधि चल रही है उसके बारे में भी पढ़ने। क्योंकि एक प्रशासक के रूप में भारत में, बिहार में और विश्व में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको सूक्ष्म स्तर पे जानकारी होनी बनती है। साथ में आपको विज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। साथ में आप गणित भी पढ़ सकते हैं,
यानी गणित से भी प्रश्न आते हैं और साथ में रीजनिंग से भी प्रश्न आते हैं। अब बात ये आती है कि हम इसके लिए कौन कौन सी किताबों को पढ़ें जिसके माध्यम से हम इस एग्ज़ाम को आसानी से तैयारी कर सकें, यानी आसान से हम इसके सारे प्रारूप को आप आसानी से पार कर सकें। तो सबसे पहले यानी आप इतिहास के लिए आप इतिहास के प्राचीन भारत के खंड के लिए झा एन श्रीमाली पढ़ सकते हैं, या एनसीईआरटी बुक के 11-12 पार्ट को पढ़ सकते हैं प्राचीन भारत के लिए। साथ में अगर आप मध्यकालीन भारत में चलें तो उसके लिए आप सतीश चंद्रा के बुक को फॉलो कर सकते हैं या इम्तियाज अहमद की बुक को फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप इसके आधुनिक भारत के खंड को देखें तो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ सकते हैं, इसके आधुनिक भारत के खंड को। साथ में आप स्पेक्ट्रम के बुक को भी पढ़ सकते हैं और साथ में आप अखिल मूर्ति के सर के बुक को भी पढ़ सकते हैं। आगे बात आई इंडियन पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह के बुक को फॉलो कर सकते हैं। भूगोल के लिए आप महेश बर्णवाल के बुक को पढ़ सकते हैं। साथ में आप 8, 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको साइंस पढ़ने हैं तो साइंस के लिए आप या एनसीईआरटी को फॉलो कर ले, लेकिन आपके पास अगर समय कम है तो आप लूसेंट प्रकाशन की किताब को पढ़ सकते हैं। अगर आपको मैथ पढ़ने हैं तो मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल के बुक को पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आपको समसामयिकी यानी भारत के समसामयिकी, बिहार के समसामयिकी और साथ में आपको विश्व के समसामयिकी को तैयार करने हैं तो आप समान ज्ञान दर्पण को आराम से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद या आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ सकते हैं या कॉर्निकल को पढ़ सकते हैं या आप एसपीडी को पढ़ सकते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप कौन से मैगजीन को पढ़ना चाहते हैं। ये बात हुई प्रारंभिक परीक्षा की। मैं इतना जरूर कहूंगा, एक अब्राहम लिंकन का बाबू कथन है कि अगर आपको किसी भी पेड़ को काटना है और आपके पास अगर 8 घंटा है तो आप अपने कुल्हाड़ी को धार बनाने में कम से कम 5 से 4 घंटा लगाइए। इसके कहने का अर्थ हुआ कि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग को बनाइए, उसके सिलेबस को समझिए, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे, जब तक आप पढ़ाई से संबंधित कोई प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो आप आसानी से अपने ध्येय के पास यानी आप अपने साध्य के पास नहीं पहुंच सकते। ये बात हुई आपके प्रारंभिक परीक्षा की। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा, जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती को लेकर आता है, क्योंकि यहां आपको लिखने होते हैं। क्योंकि विशेष रूप से हम बिहार के छात्रों से कहना चाहते हैं, यानी जो विशेष रूप से बिहार में रह के पढ़ते हैं और जिस प्रकार से उनकी शिक्षा पद्धति है और यहाँ के कॉलेजों का यानी यहाँ के मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जिस पद्धति से एग्जाम लेता है, या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी या भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जिस पद्धति से एग्जाम लेता है, या तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जिस पद्धति से एग्जाम लेता है, उस पद्धति से बाबू तो आप मुख्य परीक्षा को पास ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाबू वहाँ हर एक साल पे प्रश्न रिपीट होते हैं, लेकिन बाबू बीपीएससी में प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, ना के बराबर रिपीट होते हैं। और यहाँ अगर आपको इस एग्ज़ाम को पास करने हैं तो सबसे पहले आपकी लेखन शैली ज़बरदस्त चाहिए। लेखन शैली ज़बरदस्त इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप भविष्य के बिहार के अधिकारी बनने वाले हैं और सरकार के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा अगर कोई कानून का निर्माण होता है तो उसके हमारे समाज के निचले स्तर पे जाना है और एग्जीक्यूट तो आप ही को करना है। इसलिए आपकी लेखन शैली शानदार होनी चाहिए, बनती। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको मुख्य परीक्षा में क्या क्या पढ़ने हैं। तो मुख्य परीक्षा में सबसे पहले आपको हिंदी पढ़ने, और हिंदी आपके 100 नंबर के होते हैं। हिंदी आपके 100 नंबर के होते हैं। हिंदी में विशेष रूप से आपको व्याकरण को पढ़ने हैं, निबंध को देखने हैं। आप बचपन से व्याकरण निबंध को देख रहे होंगे, तो आप अपने स्तर से व्याकरण निबंध के लिए कोई भी किताब को देख सकते हैं जो 10वीं स्तर तक हो। साथ में मुख्य परीक्षा में
आपको इतिहास भी पढ़ने हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ने हैं, भूगोल भी पढ़ने हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी पढ़ने हैं, राज्य व्यवस्था भी पढ़ने हैं, अर्थव्यवस्था भी पढ़ने हैं। लेकिन सबको एक साथ नहीं पढ़ने। यहाँ बीपीएससी सारे विषयों की परीक्षा एक बार नहीं लेती है, सबका एक अलग अलग खंड बनाया गया। तो जितने भी बच्चे मुख्य परीक्षा देते हैं, सारे बच्चों को हिंदी का तो परीक्षा देना ही, जितने भी कैंडिडेट है सबको हिंदी का परीक्षा देना है। यहां बात आ गई हिंदी की। साथ में मुख्य परीक्षा जिस समय देने आप दे रहे हैं उसमें आपको एक वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होता है, और वह बाबू वैकल्पिक विषय 300 नंबर का होता है। यानी कुछ वैकल्पिक विषय के सूची दिए गए होते हैं, उसमें से आपको एक वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होता है, और उसी वैकल्पिक विषय से आपके परीक्षा में यानी मुख्य परीक्षा में 300 नंबर के सवाल आएंगे। साथ में आपको यानी मुख्य परीक्षा में 2 समान अध्ययन के भी पेपर होते हैं, और हर समान अध्ययन 300 मार्क्स का होता है। यानी पहले समान अध्ययन वाले पेपर में आपसे भारत का इतिहास यानी आधुनिक भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध, साथ में सांख्यिकी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस पेपर को भी आराम से बना लेंगे। अब बात यह आती है कि हम पहले पेपर के लिए कौन कौन सी किताबों को पढ़ सकते हैं कि आपके पाठ्यक्रम की तैयारी हो जाए। तो इसके लिए यानी आप आधुनिक भारत के लिए पढ़ने के लिए आप अखिल मूर्ति सर की किताब को पढ़ सकते हैं, या साथ में आप स्पेक्ट्रम के बुकों को चुनाव कर सकते हैं। आप भारत की संस्कृति के लिए आप नितिन सिंघानिया की किताब को पढ़ सकते हैं, या दृष्टि पब्लिकेशन के संस्कृति की किताब को पढ़ सकते हैं, यानी इंडियन कल्चर की किताब को आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ में आप एस्थेटिक्स के लिए यानी सांख्यिकी के लिए आप स्पेक्ट्रम की किताब को पढ़ सकते हैं। अब हम बात आते हैं दूसरे जीएस पेपर, और ये जीएस पेपर भी सेम आपके 300 नंबर के होते हैं। लेकिन यहाँ आपको भारत की राज्य व्यवस्था, साथ में आपको भारत की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन आते हैं, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जिसे आप साइंस एंड टेक कहते हैं। अब यहाँ बातें ये आती है कि आप इन विषयों की तैयारी कौन सी किताबों से करें। आप भारत की अर्थव्यवस्था की तैयारी रमेश सिंह से कर सकते हैं। साथ में आप भारत की राज्य व्यवस्था की तैयारी आप एम लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ सकते हैं। साथ में भारत के भूगोल की तैयारी आप महेश बर्णवाल से पढ़ सकते हैं। और साथ में आपको एक मैगजीन को लेकर चलना होगा, जिसके माध्यम से आप बिहार के भूगोल या बिहार के ज्योग्राफी के बारे में या बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में ठीक से जानें। साथ में आप साइंस एंड टेक पढ़ने के लिए यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आप कोई किसी एक ऐसे मैगजीन को फॉलो करें जिसमें साइंस एंड टेक के बारे में, यानी जो वर्तमान में यानी 21वीं सदी में कौन कौन से टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, यानी रोबोट के बारे में क्या बात हो रहा है, नैनोटेक के बारे में क्या बात हो रहा है, डिफेंस के क्षेत्र में क्या बात हो रहा है, स्पेस के क्षेत्र में क्या बात हो रहा है, या बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या बात हो रहा है। तो इस विषयों की तैयारी कहाँ से होगी? इस विषयों की तैयारी किसी अच्छे मैगजीन से हो सकती है, आप उसको अच्छे से पढ़ें। आप साथ में किसी अच्छे पेपर को भी पढ़ सकते हैं। जब आप इतने चीज़ों की तैयारी कर लेंगे, यानी जब आप मुख्य परीक्षा को पास कर लेते हैं, तो साथ में आप इंटरव्यू देते हैं, और ये आपके इंटरव्यू होते हैं, ये आपके 120 मार्क्स के होते हैं, जिसे आप व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। यानी कुल मिलाकर आपका जितना नंबर कितना हो गया, 300 वैकल्पिक विषय, 300 नंबर पहला समान अध्ययन पेपर, दूसरा समान अध्ययन पेपर 300 यानी 900, और 120 नंबर आपके इंटरव्यू यानी 1020 नंबर के आपकी मुख्य परीक्षा होते हैं। एक और बात हम आपको जानकारी देना चाहते हैं,
कि जो आपने मुख्य परीक्षा के दौरान हिंदी की परीक्षा दी है, उसके नंबर, उसके मार्क्स एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। उस पेपर में सिर्फ आपको पास करना जरूरी है। पास करने का अर्थ हुआ कि आपको 100 मार्क्स से, यानी जो हिंदी के 100 मार्क्स होते हैं, 100 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से आपको मात्र 30 नंबर लाने हैं। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप बीपीएससी के सिलेबस को समझे होंगे। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से भी अगर आप बीपीएससी के सिलेबस को नहीं समझ पाए हैं, यानी बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस को नहीं समझ पाए हैं, तो एक काम कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को डाल दें और मैं जल्द आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। और मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बीपीएससी से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या साथ ही अगर आपके मन में सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीएससी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, या नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8084103721। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अगर आपको यूपीएससी की भी सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। मैं जल्द से जल्द यूपीएससी या यूपीपीएससी ऐसे एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके जितने भी मन में प्रश्न हैं यूपीएससी से संबंधित या यूपीपीएससी से संबंधित, आपके हर प्रश्न का आपको जवाब मिल जाए। क्योंकि अगर हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके उत्सुकता को अगर शांत नहीं कर पाए तो हमारे वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो पाए जब तक मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा तब तक हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू। और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।